अच्छा, पहला पॉइंट ये था जो हमने पढ़ा इसके अंदर, वो ये था कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल है, वो जिम्मेदार है। एनी टैक्स दैट द डिसीज वुड हैव बिकम लायबल इफ ही हैड नॉट डाइड। मरने वाला अगर ना मरता तो उसकी जायदाद पे जो उसने टैक्स देना था वो टैक्स देने का जिम्मेदार है अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या था कि एनी टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ द डिसीज स्टेट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार है डिसीज्ड की एस्टेट पे जनरेट होने वाली इनकम के ऊपर टैक्स देने का। ठीक है। डिसीज की एस्टेट उसके पास गई, एस्टेट क्या बिजनेस चला गया उसके पास, अगले साल उस बिजनेस के ऊपर उसने इनकम अर्न की, उस इनकम के ऊपर टैक्स जमा कराने का जिम्मेदार कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। ये पहले दो पॉइंट इसके आ गए। अगला पॉइंट, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जिम्मेदार है टैक्स जमा करवाने का, कहां तक? डिसीज्ड की एस्टेट तक। अगर डिसीज्ड की इनकम के ऊपर जो टैक्स बना वो डिसीज्ड की एस्टेट से ज्यादा बना तो उसका जिम्मेदार लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक्सेस अमाउंट जमा कराने का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार नहीं है। डिसीज्ड की इनकम के ऊपर अगर टैक्स लायबिलिटी 4.5 मिलियन बनी और डिसीज्ड की एस्टेट 4 मिलियन थी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव टैक्स जमा कराने का जिम्मेदार कहां तक है? 4 मिलियन तक बस। ठीक है। उससे आगे अगर उसकी 6 मिलियन की लायबिलिटी थी डिसीज्ड की, 4 मिलियन टैक्स को देना था, 2 मिलियन बैंक को, और उसकी एस्टेट ही 4 मिलियन थी, तो सबसे पहला हक किसका होगा? टैक्स वाले का पहला हक होगा। जो प्रोसीडिंग्स, जो केसेस चल रहे थे उसको हम क्लासिफाई करेंगे पेंडिंग केस है या अराइजिंग केस है। तो जो पेंडिंग केस है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ उसी स्टेज से आगे कंटिन्यू होगा जिस स्टेज पे डिसीज मरने वाले की डेथ हुई थी। और अगर कोई केस डिसीज के खिलाफ हो सकता था अभी तक नहीं हुआ, वही सेम केस हो सकता है अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। तो ये 4 पॉइंट्स इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि सारे पॉइंट्स के अंदर हमने एक चीज को बड़ा कॉमनली देखा है, वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ठीक है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको कहा जाता है? बड़ा सबसे पहला जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम किसे कहेंगे? ऐसा पर्सन जिसको बाई लॉ, कानून के मुताबिक विरासत तकसीम हो, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। मरने वाले की जायदाद तकसीम हो कानून के मुताबिक। ठीक है। यहां पे स्पेसिफिकली लॉ का वर्ड यूज है, लेकिन वो जो लॉ है वो आप लोगों के समझने के लिए वो इस्लामिक लॉ ही है। ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है कि वो इस्लामिक लॉ ही है, लेकिन हमने क्वेश्चन में जब भी लिखना है तो जस्ट लॉ लिखना, इस्लामिक लॉ नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ड लॉ का यूज हुआ है। समझने के लिए ये है कि वो इस्लामिक लॉ की ही बात कर रहा है। जब एक पर्सन की डेथ होती है, डिसीज्ड में वो कन्वर्ट होता है, तो जो उसकी एस्टेट होगी वो विरासत में जिसके पास जाएगी वो क्या हो जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि वो पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। ठीक है। इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन। दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एक ऐसा पर्सन जो डिसीज्ड की एस्टेट को में इंटरमेडल करे। इंटरमेडल किसे कहते हैं? इंटरमेडल का वर्ड यूज हुआ है यहां लॉ के अंदर। ये अगर आप ये पढ़ें, जो मैंने आपको पैराग्राफ छुड़ाया था उसको देखें जरा, जो सबसे ऊपर पहला पैराग्राफ छुड़ाया था उसको देखें। पहली लाइन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिसीज। यहां पे सिर्फ लॉ का वर्ड यूज हुआ ना, बेसिकली ये इस्लामिक लॉ की बात ही कर रहा है। दूसरा इसके आगे, एनी पर्सन टू हुम द एस्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन पासिस ऑन हिज डेथ और हु इंटरमेडल्स विद सच एस्टेट। इंटरमेडल किसे कहते हैं? बेजा दखल, यस, दखल अंदाजी, बेजा मुदाखलत।
फजूल की मुदाखलत। जब वरासत तकसीम होनी थी तो वो वरासत में आके बेजा मुदाखलत करने वाले को हम इंटरमेडल्स कहते हैं। ऐसा पर्सन जो कि इंटरमेडल कर रहा है वरासत की तकसीम के अंदर, ठीक है, बेजा मुदाखलत, फजूल की मुदाखलत, तो वो पर्सन भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ठीक है, एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन, जो मरने वाले की जायदाद के ऊपर बेजा मुदाखलत करे तो वो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ठीक है, और कोई बहुत ही कोई अमीर बंदा मर रहा हो ना तो साथ वाले भी आए थे इधर उधर वाले के, ये जी हमारा भी हिस्सा बनता है। ठीक है, तो कहते हैं जब आपका हिस्सा बनता है तो चलो शोवर टैक्स भी जमा कराओ। ठीक है, तो बेजा मुदाखलत करने वाले को भी आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जरा थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। इसको हम इस तरह से देखते हैं, कुछ सिनेरियो डेवलप करते हैं इसके अंदर कि मिस्टर ए था, ठीक है, मिस्टर ए की डेथ हो गई, सही है। मिस्टर ए की डेथ पे बाई लॉ, इस्लामिक लॉ, इसकी एस्टेट ट्रांसफर हो गई इसकी औलाद में। ठीक है, हम कह देते हैं जी मिस्टर बी को एस्टेट ट्रांसफर हो गई बाई लॉ, सिंपल सी बात है। ये तो जैसे हमने अभी पढ़ा है ना, बाई लॉ स्टेट ट्रांसफर हो गई, तो ये क्या बन गया, मिस्टर बी जो है ए का क्या बन गया, ए का क्या बन गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब कोई केस वगैरह चल रहा था, पेंडिंग केसेस चल रहे थे, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स मिस्टर बी की भी डेथ हो गई। ए के खिलाफ प्रोसीडिंग थी, ठीक है, ये वाली प्रोसीडिंग थी, मैं आपसे बात कर लेता हूं, पेंडिंग केस था। ठीक है, ए के खिलाफ पेंडिंग केस था, जो कि डील कौन करेगा, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अभी पढ़ा ना हमने कि अगर एक पर्सन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जिसकी डेथ हो जाए तो वो जो केस होगा वो कौन देखेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका बेटा था। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इसकी भी डेथ हो गई, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इसकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब इसके केसेस किसको ट्रांसफर होंगे, सी, इसके बेटे को। ऐसे ही है ना, ए के खिलाफ केस था, ए के खिलाफ जो केस था उसकी डेथ के बाद ड्यूरिंग मिस्टर बी को ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ये मिस्टर बी इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब वही केस चल रहा है, उसी केस की प्रोसीडिंग में इसकी भी डेथ हो गई। तो जब इसकी डेथ हुई तो ये चीज ट्रांसफर हुई इसके बेटे में। तो जब इसके बेटे को ट्रांसफर हुई तो ये सी ए का क्या बन गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक मिनट खैर ही, पहले इसको समझे, मैं फिर क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं। ठीक है, सी जो है, अच्छा वो अब मैंने वो वाली बात कर दी है, चले अभी पहले इसको देखते हैं। अभी हम फर्ज कर रहे हैं बच्चा उसका ना, ठीक है, तो ये अब क्या बनेगा, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखा जाए तो एक इस सिनेरियो में जो ये दादा था, इसका पोता इसका क्या बन गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सी बी का नहीं बनेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, केस चल रहा दादे का ना, जब सी को हमने लिया वो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी बन गया ना। ठीक है, ये किस केस की बात कर रहा हूं, वो वाला केस जो इसके खिलाफ था। ठीक है, इसका केस सुनते सुनते पहले वो मरा, अपना केस सुनते सुनते उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर गया। अब किसी ने तो आना है, तो इसका बेटा आया, केस किसका चल रहा है, दादे का, तो ये फिर इसका क्या बन जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
सही है, लगी समझ इस पॉइंट की? हाँ, बड़ा केस है या जल्दी डेथ हो गई, दोनों की, व्हाटएवर द केस, वो सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन कर रहा है कि मुख्तलिफ सिनेरियोज में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कौन। ये एक बड़ा बहुत ही कोई स्पेशलाइज्ड किस्म का सिनेरियो है, लेकिन लॉ ने तो आपके सामने रखना था ना कि इन केस अगर ऐसा हो जाता तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे किसे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में उसने इसको तो लेके आना था ना। तो बेसिकली 3 सिनेरियोज को वो लेके आता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते किसे है। दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड सिनेरियो, दिस इज नॉट द जनरल कॉन्सेप्ट। जनरल कॉन्सेप्ट ये 2 ही है। पहला कॉन्सेप्ट कि वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो होगा जो बाय लॉ जिसको स्टेट ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट। दूसरा ये थोड़ा सा स्पेसिफिक आ जाता है कि एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, उसको भी वो क्या कहेंगे, भाई आजा शाबाश तू भी क्या है, लीगल। और ये थर्ड तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड सिनेरियो है। तो लॉ का मकसद तो था डिफाइन करना कि अगर कोई एक ऐसा सिनेरियो था जो ए के खिलाफ केस चल रहा था ऑलरेडी, पेंडिंग केस, देखे ना ये बात भी उसने की तो पेंडिंग केसेस की, ठीक है। इसमें जब हम बुक से पढ़ेंगे, यहाँ पे आई थिंक लिखा है या नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे लिखी है बात। तो बात भी उसने इस सिनेरियो में की है। इट मींस इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के पेंडिंग केसेस थे, उसमें ए का रिप्रेजेंटेटिव उसका बेटा बी था और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बी की भी डेथ हो गई। तो जब बी की भी डेथ हो गई तो चीज ट्रांसफर हुई उसके बेटे को। तो इन दैट सिनेरियो जो उसका पोता था, सी जो था वो पोता था, वो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया, ठीक है। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इट्स नॉट अ जनरल कॉन्सेप्ट। और ये अप्लाई होगा कहां पे, जहां पे केसेस पेंडिंग हो गए। ये याद रखनी है बात, ये अप्लाई हो रहा है वहां पे जहां पे पेंडिंग केसेस आपके चल रहे थे। आप बताएं, आप कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? सॉरी, हाँ वो मैं बता दूंगा, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर आता है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन था कि जी बी का अगर बेटा ही ना हो, ठीक है, उसमें देखें बी का अगर बेटा नहीं है तो बी का कोई तो पर्सन होगा जिसको उसकी स्टेट ट्रांसफर हो रही है। हमने पहले 2 सिनेरियोज में पढ़ा है ना, हमने बाय लॉ पढ़ा है कि किसको स्टेट ट्रांसफर हो गई है, दूसरा ऐसा पर्सन जो इंटरमीडिएट्स करे। तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए इन दोनों शर्तों में से कोई देख लेंगे, किसी को तो स्टेट जाएगी ना। तो जिसको स्टेट ट्रांसफर हो रही होगी वो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस सिनेरियो में ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। एजेंट भी टैक्स पे कर सकता है? एजेंट के ऊपर नहीं बात, ये सारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर है। एजेंट का कहीं पे हमने, एजेंट अगर आप ये कह लें कि जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज हिज एजेंट तो फिर कर सकते हैं, वैसे एजेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, इस टैक्सेशन के अंदर। ऑर्फन के केस में गवर्नमेंट को ट्रांसफर, किसमें? हाँ ये देखना पड़ेगा किसको जाएगी। कोई नहीं, गवर्नमेंट के पास जाएगी सर। नहीं, कोई ना कोई इंटरमेडियल कर लेगा, जायदाद नहीं कोई छोड़ता, कोई चाचा मामा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। जी इस सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई? सेक्शन कौन सा था ये? 86। इसके अंदर कोई डिस्कशन का पॉइंट, कोई समझने का पॉइंट तो बताएं। आपको क्लियर हो गए अभी पहले 2 पॉइंट्स भी? कोई इसमें है सिनेरियो तो बताएं। मैं अब क्योंकि अभी हमने ये किया ही है तो मैं कोशिश करता हूँ इसका कोई पास पेपर कर लें ताकि आपको ना चीज़ क्लियर हो जाए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसको कैसे वो पूछेगा। चल जाओ चल जाओ। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब सर जाएगा तो सारे बच्चों को
हाँ जी हो सकते हैं, जायदाद वाले केस में हो सकते हैं। सारे केस लगे हाँ जी सारे मतलब अपने बाप या दादा के केस में सारे लगे। नहीं वो सारे तो नहीं जाएंगे, ठीक है हाँ, लेकिन मोर देन वन तो हो सकते हैं क्योंकि जायदाद तो सबको ट्रांसफर होती है। फिर इस केस में पेंडिंग केसेस जो होंगे वो मे बी उसमें जो अवेलेबल हो उसको देखेंगे। और अराइजिंग किस पे होगा सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की टर्म यूज की गई है यहाँ पे, अब एक के खिलाफ हो सकती है, दो के, ये मैं आपको चेक करके बता दूंगा इसको, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा सिनेरियो देखा नहीं है अभी तक। ना ही आईकैम ने भी आज तक कभी पूछा भी नहीं है ऐसा, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसको मैं देख के आपको बताऊंगा कि एक से ज़्यादा का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो फिर क्या होगा। ये 2016 में एक क्वेश्चन आया था, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 2016 में आया था, 2019 में भी आया, मैं आपको 19 वाला भी भेज दूंगा, पहले ये 16 वाला देखते हैं। अभी भेज रहा हूँ, अभी तस्वीर खींचिए बस। ये सेंड होने में भी बहुत टाइम ले रहा है अभी। मिल गया सबको? जी ये क्वेश्चन देखिए जरा, आ गया सबके पास? नहीं है आ गया यार, बॉयज वाले में मैंने भेज दिया है। मिल गया? बॉयज में किसी को नहीं मिला? मैंने गलत ग्रुप में तो नहीं भेज दिया? हाँ वो पिछले भी सेशंस है ना, स्प्रिंग वाले में चला गया है, अब आ गया होगा आपके पास जी। ये 2016 में देखिए ये टेस्ट हुआ था, तो इसमें उसने क्या पूछा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मुबीन, मुबीन के खिलाफ एक प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं, इशूड अ डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस होता है, उसमें लिखा होता है डिमांड नोटिस के ऊपर कि भाई आप इतना टैक्स जमा कराने के जिम्मेदार हैं, ठीक है, आपका नाम लिखा होगा उसके ऊपर, उस पर वजह लिखी होगी और उस पर लिखा होगा आपने कितना टैक्स जमा कराना है। इसे डिमांड नोटिस कहते हैं। डिमांड कर रहा है, टैक्स वाले डिमांड कर रहे हैं एक नोटिस के थ्रू आपसे कि इतने पैसे टैक्स के जमा कराओ। तो इशूड अ डिमांड नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2015, कि भाई टैक्स लायबिलिटी जमा कराओ अपनी 2015 की, अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट सरचार्ज मतलब कि आपने अभी तक जमा नहीं कराई तो उसके ऊपर जो एडिशनल पेनल्टी या एडिशनल पैसे हैं उसे आप पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज कहते हैं। इसको अब अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हाउएवर बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी मुबीन डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। टैक्स लायबिलिटी जमा करानी थी, ठीक है, गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी चलाते चलाते उसे नोटिस पड़ा, उसे कहा है इतना टैक्स, वो बेचारे का उधर ही कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो
अब आगे पॉइंट्स, डिस्क्राइब वेदर टैक्स अथॉरिटीज वुड बी लायबल टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर मुबीन्स डेथ। बिल्कुल लायबल है, और किस हद तक लायबल है? उसकी एस्टेट तक। ठीक है, पहला। दूसरा, व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ सच रिकवरी, ये वही वाली बात आ गई, पहले दो का एक ही जवाब है कि उसकी एस्टेट जो होगी डिसीज्ड की उतनी ही एक्सटेंट तक वो रिकवरी कर सकता है। कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट मुबीन। मुबीन के ये पेंडिंग केस है कि राइजिंग केस है? पेंडिंग है कि राइजिंग है? देखें, डिमांड नोटिस चला गया है, ठीक है, डिमांड नोटिस चला गया है। इस सिनेरियो के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोनों चीजें उसे बता दें कि पेंडिंग केसेस में क्या होगा और राइजिंग केस में क्या होगा। ठीक है, कि अगर ये पेंडिंग केस है, लेकिन क्योंकि इसे डिमांड नोटिस चला गया है, तो आप ये प्रोसीडिंग्स इसके अंदर पेंडिंग के अंदर फॉल करेगी। ये नया केस नहीं है जो उसकी डेथ के बाद जनरेट हो रहा हो, ये उसकी डेथ से पहले उसे डिमांड नोटिस चला गया है, तो केस चल रहा है, तो पेंडिंग में जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैप टेस्ट दिस। अब मैं आपको एक इसका क्वेश्चन भेजता हूं 2019 का। सर आपने कहा था कि कोर्ट में लड़ा जा रहा है। हाँ दे, प्रोसीडिंग इनिशिएट कर ली होगी ना उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर, एक पार्टी ने इनिशिएट कर दी होगी। ठीक है, लेकिन अभी तक वो कोर्ट में नहीं गया होगा। लेकिन दिस इज नॉट लाइक दिस कि अभी उसकी डेथ के बाद वो इनिशिएट करेगा। देखिए, उसे डिमांड नोटिस चला गया है, अब डिमांड नोटिस चला गया, इट मींस कि उसके बाद अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि इस केस के अंदर वो इस केस को लॉ में कोर्ट में लेके जा सकता है, और वो लेके जाएगा अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब ये मार्च 2019 में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4C। मैं आपको इसकी तस्वीर भेजता हूं। आगे, Abid is the legal representative of his grandfather since his death on 10th July 2007 and manages his estate worth rupees 28 million. ठीक है, on 22nd January 2009 he received a notice from the income tax department requiring him to make payment of rupees 0.8 million against his grandfather income for the tax year 2007. The notice also required him to submit details of his grandfather income for the tax year 2008. अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें स्टार्ट कहाँ से हुआ है। आबिद इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ग्रैंडफादर, यानी कि हमारे पास ये चीज़ डेवलप हुई कि उसका जो पोता है वो ग्रैंडफादर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। उसकी जो डेथ हुई थी 10 जुलाई 2007 को हुई, एंड मैनेजेस, और उस टाइम पे उसकी एस्टेट थी 28 मिलियन की। 22 जनवरी 2009 में ही रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स रिक्वायरिंग हिम टू मेक, वो कहते हैं 0.8 मिलियन उसकी इनकम के अगेंस्ट जमा कराएं 2007 के टैक्स ईयर के अगेंस्ट। The notice also required him to submit details of the grandfather income for the tax year 2008. वो कहते हैं जी 8 की भी इनकम जमा कराएं, रिक्वायरमेंट चेक करें। Advise Abid about his obligations related to the tax assessment proceedings pending arising against his grandfather. आपने उसको एडवाइज करना है कि जो टैक्स की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग या अराइजिंग है अगेंस्ट द ग्रैंडफादर, उसके ऊपर वो क्या करेगा। अब इसका आई कैब ने जिस तरह से जवाब दिया मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ ताकि आपको क्लियर कट हो कि आई कैब हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ये मार्च का है तो ये स्प्रिंग का है,
क्वेश्चन नंबर 4। ये चेक करें, एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट आबिद's फादर shall continue against Abid from the stage at which it stood on the date of his grandfather death. Further, any proceedings, मिल गया ना सबको? Further, any proceeding which could have been initiated against the deceased if he had survived may now be initiated against Abid. यानी कि उसने पेंडिंग और अराइजिंग दोनों केसेस के बारे में बता दिया कि ग्रैंडफादर के खिलाफ जो केस पहले चल रहे थे वो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चलेंगे, और ग्रैंडफादर के ऊपर अगर कोई केस करना चाहते हैं तो वो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर करेंगे, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिकली कहा था कि पेंडिंग और अराइजिंग बोथ केसेस के ऊपर आप अपना ओपिनियन दें, तो उसने सोल्यूशन में दोनों को बता दिया। ठीक है, पेंडिंग के ऊपर क्या सोल्यूशन होगा, क्या करेगा, और अराइजिंग के ऊपर क्या करेगा। आबिद इज ऑल्सो लायबल फॉर एनी टैक्स विच वुड हैव बीन पेएबल बाय हिज डिसीज्ड ग्रैंडफादर। वो कहता है वो टैक्स भी जमा कराएगा जो कि उसके ग्रैंडफादर ने जमा कराना था। हाउएवर सच लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 28, क्योंकि उसे जायदाद कितनी मिली थी, 28 मिली। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, देखें ये होगा कोई मेरे ख्याल से 4 नंबर का सवाल है, कह रहे ये होगा कोई 5 नंबर का सवाल है। अब ये 5 नंबर का सवाल है, उसने रिक्वायरमेंट में एक बात लिखी थी पेंडिंग अराइजिंग केसेस के बारे में बताया, ये लिखा था ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने पेंडिंग अराइजिंग केसेस बता दिए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने जो एक्सटेंट की बात है वो नहीं बताई होगी 28 मिलियन वाली, ऐसे ही है ना। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है कि उसकी एस्टेट कितनी है, 28 मिलियन की। तो ये बताना हमारे पे जरूरी है कि जब इंफॉर्मेशन दी है और वो पूछ भी रहा है तो हमने ये बताना है कि भाई वो जमा कराएगा टैक्स, लेकिन कब तक जमा कराएगा, कहां तक, जितनी उसकी लीगल जो डिसीज पर्सन है उसकी एस्टेट है। तो आप अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो एक आधा नंबर वो काट लेगा, बेशक आपने पेंडिंग अराइजिंग का जवाब सही दिया हो। तो 4 में से इनकम्प्लीट आंसर वाले को 3.5 या 3 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जरूर देखना है कि मेरे पास जो अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक उसका आंसर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि नहीं। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर अप्लाई होता है, जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर आपको क्लियर कट पता होता है। तो ये आईकैप की थोड़ी सी अप्रोच है कि कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट में डायरेक्टली मांग लेता है, कुछ वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता है क्वेश्चन के अंदर। जिस तरह आपको याद हो कि हमने वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का सवाल किया था 6 नंबर का, उसमें उसने सारी चीज़ें खुल के नहीं पूछी थी, लेकिन क्वेश्चन में डेटा सारा दिया हुआ था, जिसमें 183 दिन का भी टेस्ट करना था, जिसमें ये भी टेस्ट करना था कि वो सिटीजन भी है, किसी और मुल्क में 182 दिन से तो नहीं ज़्यादा रह रहा, वो सारा डाटा उसने दिया हुआ था। तो अगर उसको कंप्लीट आंसर नहीं देंगे तो थोड़ा सा वो नाराज़ भी हो सकता है और नंबर भी काट सकता है। तो दिस इज, ये आपके साथ शेयर करने का मकसद यही होता है ताकि आपको पता चले कि पास्ट पेपर में आईकैप जो है वो कैसे टेस्ट कर रहा है इन चीज़ों को। ये निकाल दीजिएगा वहाँ से।